नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, भारत का एक बड़ा उज्जवल इतिहास है। हमारे देश के अंदर सदाशयता को और एक दूसरे के प्रति सद्भाव का पुराना इतिहास है। ये हमारी परंपराएं हैं, भारतवर्ष की परंपराएं हैं। और ये परंपराएं हमेशा हमारे लोकतंत्र में, जब देश आजाद हुआ 1947 में और गणतंत्र बना 1950 में, उसके बाद से इन परंपराओं का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। बल्कि काफी हद तक पूर्ववर्ती राजाओं ने भी इन हमारी जो परंपराएं थी उनका निर्वहन किया। आपको याद होगा, जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई और सिकंदर की सेनाओं ने विजय प्राप्त की, पोरस को पकड़ के ले गए और पोरस से पूछा कि तुम्हारा कैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाए। तो पोरस ने कहा, जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए। यह जवाब था और इस जवाब से सिकंदर लाजवाब हो गया था। इसी उन्नतशील इतिहास, इसी भारत की उन्नत इतिहास की परंपरा में जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा था, जब अटल जी को यूएनओ में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, ये सदाशयता और एक दूसरे के प्रति समभाव और प्रेम हमारा इतिहास है। 1962 में जब देश मजबूत नींव में खड़ा हो रहा था और जो अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया था, उसके बाद इसको मजबूत दिशा दे रहा था और सेना में बहुत ज्यादा व्यय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो आधारभूत चीजें थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाने की कोशिश कर रहे थे। पंचशील की बात कर रहे थे और नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे थे। उस समय चीन ने हमको धोखा दिया और हमारे देश पे आक्रमण किया। सेना तैयार नहीं थी, क्योंकि पंडित जी का ध्यान दूसरी तरफ था। उस समय 1962 में विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि इस विषय पे चर्चा की जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भागे नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा कराई थी, लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर चर्चा हुई थी। और उस चर्चा में पंडित नेहरू के खुद के दामाद फिरोज गांधी ने भी पंडित जी की आलोचना की थी। यह लोकतंत्र था, यह हमारा इतिहास था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बड़ा अच्छा भाषण दिया था, ओजस्वी भाषण दिया था और नेहरू जी की सारी जो उनकी अपनी रणनीति थी उसकी आलोचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। उन्होंने, जब अटल जी का भाषण खत्म हुआ, वो आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बड़ा उज्जवल भविष्य है, क्योंकि उनके अंदर, एक युवा के अंदर उन्होंने वो तेज देखा था, वो ओजस्विता देखी थी। और उस समय विपक्षी और पक्षी के बीच में इस प्रकार की भावना नहीं थी। ये हमारे देश का इतिहास था। अब देखिए निकृष्टता। हेमंत सोरेन देश के एकमात्र आदिवासी नेता, चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आज से 3 महीने पहले एक फिक्टिशियस आरोप में, एक जमीन घोटाले में जेल में ईडी ने डाल दिया। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया इसको। अरे यहां तो बड़े कब्जे होते हैं, बड़े खरीद फरोख्त होते हैं। अगर आप किसी भी शहर में देखेंगे तो 2-4-6 लाख इस प्रकार के मामले आपको मिल जाएंगे। वो इकोनॉमिक ऑफेंस होता है अगर सच होता है तो। वो मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अगर इकोनॉमिक ऑफेंस होगा, अगर छोटा मोटा हेरफेर का मसला होगा, तो सीबीआई का और पुलिस का केस होगा, तुरंत जमानत मिल जाएगी। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को जमानत न मिले, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया और ईडी से रेड कराई गई और ईडी ने उनको जेल के अंदर 3 महीने से रखा हुआ है। और किस प्रकार का यातना उनको दी जा रही है, किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, जैसा सिकंदर ने पोरस के साथ नहीं किया वैसा हो रहा है। अब सुनिए, हेमंत सोरेन के
एक बुजुर्ग के, उनके परिवार के सदस्य की मौत हो गई। हेमंत सोरेन टेम्पररी बेल मांग रहे हैं, उनको टेम्पररी बेल नहीं दी जा रही है ईडी की संस्तुति पर। हेमंत सोरेन को अपने रिश्तेदार के फ्यूनरल में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और जबकि 3 महीने हो गए हैं हेमंत सोरेन पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, जबकि जमीन जायदाद का मामला 99% लोग आप जानते होंगे, इसको सिद्ध करने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। रजिस्ट्री है, किसके नाम है, किसने खरीदी, कैसे पैसा दिया, कैसे पैसा लिया, सब कुछ जो है ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को 3 महीने से जेल में रखा हुआ है और उनको बेल नहीं दी जा रही है। लेकिन इसी तरह से आप दूसरा मसला देखिए, एक व्यक्ति हैं जो अपने को राम रहीम कहते हैं, हरियाणा के, उनका अपना एक भक्त समूह है, जैसे और लोगों के भी भक्त समूह है, उनके भी भक्त समूह है। उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बलात्कार के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं। अगर आप देखें जितने दिन से वो जेल में हैं, अगर आप उसके आंकड़े पता चलाएं कितने दिन वो पैरोल पे बाहर रहे हैं, 75-80% वो पैरोल पे बाहर रहे हैं। मतलब एक दिन अगर जेल में बिताते हैं तो 4 दिन वो पैरोल पे बिताते हैं। और उन्हें पैरोल 2-2, 3-3 महीने की दी जाती है, और उस समय जरूर दी जाती है जब चुनाव होने वाला होता है, और चुनाव में वो खूब सक्रिय भागीदारी करते हैं, जबकि वो रेप के और कत्ल के मुजरिम हैं। इसलिए कि वो सत्ता पक्ष के लिए गोलबंदी करते हैं, अपने भक्तों को समेटते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है क्योंकि इन्होंने मुझे पैरोल दी। और हेमंत सोरेन जो शिबूर सोरेन के बेटे हैं, जिन्होंने झारखंड को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और सर्वमान्य नेता हैं, उनके पुत्र हेमंत सोरेन 3 महीने से जेल के अंदर बंद है और उनको बेल नहीं दी जा रही है कि अपने रिश्तेदार के फ्यूनरल में जा सके। और ये लोग बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। अगर हेमंत सोरेन को 3 दिन की बेल दे दी जाए और पुलिस उनके साथ जाए और फ्यूनरल में उनके साथ रहे, तो क्या इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है? क्या वो भाग जाएंगे? क्या इस प्रकार के काम करके जो देश के एक स्वतंत्र नागरिक की स्वच्छंदता और उनके जो सनातनी उत्तरदायित्व हैं, उनका पालन करने की अनुमति इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको पैरोल नहीं मिलेगी। और राम रहीम को पैरोल मिलेगी, लंबी पैरोल मिलेगी, चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, और उसे जो अभियोजन पक्ष है उसे अपोज नहीं करेगा। तो क्या राजनीतिक कारणों से जो राजनीतिक बंदी हैं और जो हत्या और मर्डर के आरोपी हैं उनको अलग अलग रूप से देखा जाएगा? अब इसी के परिप्रेक्ष्य में और देखिए आप, अब यह निर्णय लिया है आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी दिल्ली के अंदर ओपन जीप में पदयात्रा करेंगी और निकलेंगी, क्योंकि उनके पति को 3 महीने से जेल में रखा हुआ है और ईडी उनकी बेल को अपोज कर रही है केवल इसलिए कि वो चुनाव प्रचार में भाग न ले सके। तो एक पतिव्रता स्त्री के नाते अरविंद केजरीवाल की पत्नी चुनाव प्रचार में निकलेंगी अपने पति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो उनका मौलिक और
संवैधानिक अधिकार था। मैं बल्कि और निवेदन करना चाहता हूं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूं नहीं, कि सुनीता केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया की पत्नी, वैसे सुना है उनका स्वास्थ्य खराब है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सत्येंद्र जैन की पत्नी, संजय सिंह की पत्नी, इनके बच्चे दिल्ली की जनता के सामने बताएं कि इनके पतियों के साथ किस प्रकार का अनाचार अत्याचार हो रहा है। जनता को यह भी बताएं किस प्रकार से बड़े बड़े आरोपियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है, उनको बीजेपी में शामिल किया जाता है, उनको दोष मुक्त कर दिया जाता है और आरोपियों के आरोप के आधार पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया जाता है दिल्ली के अंदर, जैसे झारखंड में भेजा था, केवल इस कारण कि वो इनके पक्ष में आने को भी तैयार नहीं है और इंडिया गठबंधन को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया गठबंधन में फूट पड़े, वोटों का बंटवारा हो और ये जीत जाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और देश की जनता इस अनाचार अत्याचार को देख रही है। इसलिए अगर सद्बुद्धि होती और भारत की सभ्यता संस्कृति का इन्हें संज्ञान इन्होंने लिया होता और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी के जमाने के पुराने हमारे इतिहास को पढ़ा होता तो खुद सदाशयता दिखाते और ईडी से कहते कि जितने भी आरोपी हैं इनको 3 महीने के लिए बेल दी जाए, ईडी कहती कोर्ट में, और जब चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद इनको दोबारा जेल में भेज दिया जाए, इनके साथ आर्म पुलिस होती कि ये भाग ना जाए, इनका पासपोर्ट रखवा लेते, लेकिन इनको चुनाव प्रचार करने देते। अगर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को और 3 मंत्रियों को इसलिए जेल में रखते हैं और उसको भी कई सालों तक, महीनों तक रखने के बाद आरोप सिद्ध नहीं करते, मनी ट्रेल नहीं दिखाते, इसका माने आप लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए तैयार है। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा, महाराष्ट्र के अंदर अनिल देशमुख एक पुलिस कमिश्नर थे, रिटायर्ड, उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख 100 करोड़ पर मंथ की घूस मांगा करते थे, मुंह जबानी। अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, शरद पवार के बड़े नजदीकी हैं, उनको 13 महीने जेल में रखा। कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने निर्णय लिया कि कोई केस नहीं बनता, अनिल देशमुख को छोड़ दिया गया। 13 महीने उस आदमी के बर्बाद किए गए, लेकिन वो शेरदिल आदमी था, मराठा आदमी था और उसने सारे अनाचार अत्याचार सहे और जेल में रहा। संजय राउत को जेल में पकड़ा गया, रखा गया, दुष्प्रचार किया गया उनके खिलाफ, 3 महीने जेल में रहे। 3 महीने बाद कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता, इनको छोड़ा जाए। 3 महीने उनके बर्बाद किए। अनिल देशमुख का परिवार, संजय राउत, उनके परिवार को भी महाराष्ट्र में खुली जीप में निकलना चाहिए, अपने परिवार के साथ निकलना चाहिए, जिससे जनता देखे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे हुआ करते, जो अनाचार अत्याचार को फेस करते थे लेकिन झुकते नहीं थे। जो झुकते थे तो वो लोग थे जो कि अपनी 40 साल पुरानी प्रतिबद्धता को ताक पे रख के उस सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते थे जिसके खिलाफ 40 साल वो और उनके पिताजी लड़े थे, जैसे यशवंतराव चौहान, अशोक चौहान, सीपीएन सिंह, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, माधवराव सिंधिया और उनके पुत्र, तो जिन्होंने अपने पारिवारिक सिद्धांतों की बलि दे दी और सारे केस वापस हो गए। अजीत पवार तो पहले ही केस वापस हो गए थे, अब उनकी पत्नी पे भी जो बैंक घोटाले के आरोप लगे थे वो भी केस विड्रॉ हो गए। और अगर किसी दिन हेमंत सोरेन, मान लीजिए, जो होगा नहीं क्योंकि शेरदिल आदमी आदिवासी हैं, या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर समझौता कर लें, शरणागत हो जाएं, तो उनके भी केस वापस हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार के हो गए, छगन भुजबल के हो गए, प्रफुल्ल पटेल के हो गए। लेकिन ये लोग जानते हैं, जब अंग्रेजों के जमाने में कुछ लोग अंग्रेजों से लड़े थे, कांग्रेसी थे,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कुछ लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, लेकिन उन दलालों को कोई याद नहीं करता। आज कांग्रेसियों को याद करते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को याद करते हैं। ये लोग भी याद किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अत्याचार अनाचार के सामने घुटने नहीं टेके, ये लड़े। अब जनता का कर्तव्य है, यह हमारा आपका कर्तव्य है कि लोग जो संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे, या उनके साथ खड़े होंगे जो घुटने जिन्होंने टेक दिए हैं, जिन्होंने समर्पण कर दिया है। उस जमाने में लोगों ने पेंशन ली थी, आज के तारीख में कुछ लोगों ने राज्यसभा की सीटें ले ली, पार्लियामेंट का टिकट ले लिया। वो जीते हारे वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसे धोखेबाज लोगों को सीट देंगे, वोट देंगे जिन्होंने अपने सिद्धांतों का समझौता किया, या उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे जितना भी भुगता। तो आज की तारीख में हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये क्रांतिकारियों की तरह उभरे हैं, जिन्होंने घुटने नहीं टेके, जेल में रहे, अत्याचार सहा, जेल की रोटियां खाई, लेकिन लड़े। ऐसे ही लोगों को इतिहास याद करता है, और जो लोग घुटने टेकते हैं, जो दंडवत होते हैं, जो सिद्धांतों से समझौता करते हैं, इतिहास उनको याद नहीं करता। अब देखते हैं जनता का, आप श्रोता और दर्शकों का क्या निर्णय है। आप समझौता समर्पण करने वालों के साथ हैं, या जो अत्याचार अनाचार से लड़ रहे हैं उनके साथ हैं, यह आपके ऊपर है। 4 जून को पता चलेगा, तब निर्णय लेंगे, तब निष्कर्ष निकालेंगे, तब डिस्कस करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद और आभार।